आज हम लोग मुरादनगर में हैं और मुरादनगर में मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर मुरादनगर की राजनीति चालू होती है तो यहीं से चालू होती है और यहीं पे आगे ख़त्म हो जाती है। तो मैं सीधा ही आपको निजाम चौधरी जी के पास ले चलता हूँ। तो निजाम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो निजाम जी, आप ये कितने सालों से राजनीतिक सेवा कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में रह गए? देखिए, वैसे तो हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारे दादा के टाइम से है, वो भी चेयरमैन रहे थे। और अब भाभी मौजूदा वर्तमान में चेयरमैन हैं, और भाई विधायक भी बने हैं एक बार बीएसपी से। तो राजनीतिक घराना तो रहा है, अब भी है। जैसे आप राजनीतिक परिवार में रहे हैं, आपने राजनीति को देखा है, तो आपने इस फील्ड को ही क्यों चुना? जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, घर में एक परिवेश, एक माहौल होता है। तो हमने जब भी ये होश संभाला तो हमने एक राजनीतिक परिवेश अपने घर में देखा। तो फादर जो है वो भी एक सोशल आदमी थे, सामाजिक आदमी थे। वो राजनीति हमसे अछूती नहीं रही, राजनीति में हम रमे बसे हैं, एक तरह से ये मान लो। तो एक आदत हो गई लोगों की खिदमत करने की। और इस्लाम तो, मज़हब इस्लाम तो ये कहता है कि खिदमत खल्क ही सबसे बड़ी इबादत है। अच्छा निजाम भाई, आप जो है बीएसपी में काफ़ी लंबा वक्त आपने दिया है, अपने जीवन का काफ़ी समय आपने बीएसपी में बिताया है। आज आप बीएसपी से दूर हैं और आज़ाद समाज पार्टी में हैं। तो बीएसपी में ऐसी क्या दिक्कतें रही कि आपको आज़ाद समाज पार्टी ही चुनना पड़ा? देखिए, कांसीराम साहब ने कहा था कि सत्ता एक माध्यम हो सकती है, लेकिन ज़रूरी है व्यवस्था परिवर्तन करना। इस देश में जो कांसीराम साहब की सोच थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी, वो आज तक अधूरी है। उसको पूरा करने वाला कोई नहीं। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसीराम साहब ने इसलिए की थी कि हम बाबा साहब के और जो बहुजन समाज में जन्मे सभी पूर्वज, उनके सपनों को साकार कर सकें और इस दबे कुचले शोषित वंचित समाज को इस देश की सत्ता पर काबिज कर सकें, इस देश के संसाधनों पर उनका कब्जा हो। कहते हैं ना, जल जंगल और ज़मीन, ये उस 85% समाज की भागीदारी होनी चाहिए थी जो आज तक नहीं है। आज भी 15% लोग जो पहले से इस व्यवस्था पर काबिज हैं, वो आज भी काबिज हैं, और उनका शोषण और अत्याचार दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर, मुसलमानों पर आज भी बदस्तूर जारी है। बहुजन समाज पार्टी कांसीराम साहब ने बनाई थी और उन्होंने एक दरख्त खड़ा कर दिया था इस मुल्क में, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर वो शख्स आज जिंदा होता तो वो इस देश का प्रधानमंत्री होता। लेकिन बहन जी ने कांसीराम साहब की गुजर जाने के बाद में जो कांसीराम साहब के मूल सिद्धांत थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ऐसे क्रांतिकारों नारों से समाज को जगाने का काम किया, समाज में चेतना पैदा करने का काम किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि बाबा साहब ने जो 3 बातें कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इन्हीं 3 बातों पर अमल करके दलित समाज इस उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन के शासक वर्ग बन गया। तो जो समाज मनुवादी लोगों के सामने खड़ा नहीं हो सकता था, डरता था, वो समाज इस उत्तर प्रदेश में 4 बार शासक बन गया और 4 बार मुख्यमंत्री बन गया। यही बात हमारे नबी मोहम्मद साहब ने 1450 साल पहले कही थी कि तालीम हासिल करो, तुम्हें चीन जाना पड़े, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो, फ़िरका फ़िरका मत होना, और अपने अधिकारों के लिए जस्तजू करते रहना।
ये बातें मुसलमान भूल गया। आज मुसलमान की स्थिति भारतीय राजनीति में छोड़ो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो नेस्तनाबूद कर दी है, ख़त्म कर दी है। और जिस कौम की राजनीति जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, राजनीतिक सत्ता नहीं होती, उस कौम पर फिर जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, जो आज मुसलमानों पर हो रहे हैं। जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और ये मेरे माध्यम से काफ़ी जनता भी जानना चाहती है कि आपके भाई साहब वहाब चौधरी जी बसपा में हैं और वहाँ काफ़ी सक्रियता से वो काम कर रहे हैं और आप जो है आज़ाद समाज पार्टी में एक बहुत बड़े स्तंभ के तौर पे आप हैं। तो ये इसकी वजह। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पार्टी बनाई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अगर कांशीराम साहब चाहते तो बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी में काम कर सकते थे, उसी पार्टी को पूरे देश में फैला सकते थे। लेकिन जब कांशीराम साहब ने देखा कि ये पार्टी अपने मूल सिद्धांत से भटक गई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को बदल करके कर दिया, जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो बहुजन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, जो पैसे की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कांशीराम साहब ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो कांशीराम साहब को मजबूरी में बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी, आरपीआई में नहीं गए। कांशीराम साहब विचारों के साथ थे, सिद्धांतों के साथ थे, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन पे थे। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद में उस पार्टी में मनुवादी लोग घुस गए, उन्होंने कब्जा कर लिया, मिशन को तहस-नहस कर दिया, तब उन्होंने बीएसपी बनाई। आज बीएसपी भी उसी कगार पे खड़ी है। बीएसपी में मनुवादी लोग घुस गए, मनुवादी लोगों ने कब्जा कर लिया। जो मूल सिद्धांत था बाबा साहब का, कांशीराम साहब का, वो ख़त्म हो गया। तो अब भाई साहब पार्टी में काम कर रहे हैं, वो अब से नहीं 20-25 साल से बहुजन समाज पार्टी में है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को वोट देने से बेहतर है कि आप भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा वोट दे दें। बहन जी कहीं सड़क पे किसी दलित के लिए, मुसलमान के लिए, पिछड़े के लिए बोल रही हो और 20 साल में आपने उन्हें सड़क पर उतर के किसी के लिए लड़ते हुए देखा हो तो मुझे बता दो। बहुजन समाज पार्टी के जितने दलाल नेता हैं सब पैसा इकट्ठे करने में लग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी नहीं रही। मैंने कहा ना, मैं एक सोच के साथ हूँ, मैं एक मिशन के साथ हूँ। अब मिशन बहुजन समाज पार्टी में नहीं चल रहा, अब मिशन आज़ाद समाज पार्टी में चल रहा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद लेके चल रहे हैं। अब वो वहाँ राजनीति कर रहे हैं, वो उनका नज़रिया है। शायद हो सकता है कि वो मिशन को ना मानते हों, लेकिन मैं मिशनरी आदमी हूँ, मैं मिशन पे चलने वाला आदमी हूँ। और यहाँ जिस दिन मुझे लगेगा यहाँ मिशन नहीं चल रहा आज़ाद समाज पार्टी में, मैं यहाँ से भी हट जाऊँगा। तो मिशनरी आदमी हमेशा मिशन पे चल के ही काम करता है। वो सत्ता, विधायक, मंत्री पद बनने के लिए जो है पद लालसा में नहीं रहता। मिशनरी लोगों का काम है कि व्यवस्था परिवर्तन इस देश में कैसे हो, उसी पे चल करके हम काम कर रहे हैं। भाई साहब वहाँ काम कर रहे हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, आप आपस में जो है इस बात में लेके कभी कोई बात या विवाद कभी? नहीं, कोई मतभेद नहीं है, वैचारिक कोई टकराव नहीं है। वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। ये दुर्भाग्य नहीं है कि आज 75-77 साल की आज़ादी में इस मुल्क में हर जाति का प्राइम मिनिस्टर देखा है। ठाकुर देखें, ब्राह्मण देखें, जाट देखें, लेकिन इतनी बड़ी आबादी जिसकी संख्या यहाँ SC/ST की 21.5% है, वो इस मुल्क में आज तक आज़ादी के 75-77 साल बाद प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। लोकतंत्र में सरों की संख्या होती है, जिसके सर ज़्यादा होते हैं, जिसकी वोट ज़्यादा होती है, वही लोकतंत्र में सत्ता का अधिकारी होता है, सत्ता शासन चलाने वाला शासक होता है। इनके वोट ज़्यादा हैं, इनके सर ज़्यादा हैं, इनकी ताकत ज़्यादा है, और लेकिन ये लोग आज पिछड़े हुए हैं। इन्हें सही नेतृत्व नहीं मिल रहा, इन्हें सही नेता नहीं मिल रहा। कांशीराम साहब के जाने के बाद में अगर मिशन को अगर कोई लेके सही मायने में चल रहा है इस मुल्क में आज, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद
आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी लेके चल रही है। 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की तैयारी क्या है, क्योंकि आप उस पार्टी के एक मेन पद पे बैठे हुए हैं? 2027 की तैयारी हम दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों को साथ लेकर के बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 2027 में इस उत्तर प्रदेश में एक अभूतपूर्व परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। एक बहुत बड़ी तब्दीली बहुत तेज़ी के साथ 27 में होगी और लगभग 100 से 150 सीटों पर हम अकेले अपनी तैयारी कर रहे हैं। जिन सीटों को हमने चिन्हित किया है उनमें SC/ST की सीटें हैं, माइनॉरिटी की सीटें हैं, पिछड़ों की सीटें हैं। उन सीटों को टारगेट करके अभी से हमने उन पे काम करना शुरू कर दिया है और हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश में या तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद मुख्यमंत्री बनेंगे और ये नहीं बने तो इनके बगैर कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनेगा नहीं। अच्छा, अभी आप चंद्रशेखर जी के लिए आपने कई अच्छी बातें किया। मैं निजी तौर पे आपसे ये पूछता हूँ कि आप तो उनके काफ़ी करीब हो, एक कोई आपने ऐसा अनुभव उनसे आपने सीखा हो या समझा हो कि इनके अंदर ये खासियत सबसे अच्छी है? मैं व्यक्तिगत आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मिशनरी की तो बात आपने बताई, लेकिन एक व्यक्तिगत ऐसी कोई बात जो आपको लगा हो यार ये चीज़ इनमें सबसे अच्छी है, यूनिक है ये? अपने लोगों के लिए तड़प। वो आदमी अपने लिए कम और समाज के लिए ज़्यादा जीता है। या तो मैंने ये तड़प कांशीराम साहब के अंदर देखी थी या मैं ये तड़प, ये जोश, ये जुनून भाई चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर देख रहा हूँ। उनमें राजनीतिक सत्ता पाने की लालच नहीं है, वो अपने लोगों का जीवन बदलना चाहते हैं। और भारत की राजनीति में आज सड़क से लेकर संसद तक ऐसा आंदोलनकारी नेता मैंने तो अब तक कांशीराम साहब के बाद देखा नहीं। आज भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जितना सड़क पे वो लड़ते हैं ऐसा लोगों के लिए, कमज़ोरों के लिए, वंचितों के लिए, मुसलमानों के लिए लड़ने वाला कोई लीडर आज की डेट में तो है नहीं। वो जितना मुखर होकर संसद में बोल रहे हैं उससे ज़्यादा मुखर होकर वो सड़क पर लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और जो सड़क से लड़ाई लड़ता है लोगों के दिलों में राज वही करता है। और दलित राजनीति का तो एक पैटर्न मैंने महसूस किया है कि यहाँ जो सड़क से संघर्ष करके आया है समाज ने उसको नेता बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर सड़क से संघर्ष करके नेता बने, लेकिन विरासत में उनकी औलाद को समाज ने, दलित समाज ने नेता नहीं माना। कांशीराम साहब सड़क से संघर्ष करके नेता बने, लीडर बने, लेकिन उनके परिवार को समाज ने लीडर नहीं माना। यहाँ तक के उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम वो लीडर बने, लेकिन उनकी औलाद लीडर नहीं बनी। BP मौर्य लीडर बने, लेकिन उन विरासत से वो भी उनकी औलाद लीडर नहीं बनी। बहन जी ने भले ही विरासत तय कर दी हो, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। और जितना संघर्ष चंद्रशेखर आज़ाद आज सड़क पे कर रहे हैं, उतना संघर्ष शायद वो विरासत वाले ना कर पाए जिन्हें बहन जी ने विरासत सौंपी। जी। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था अब आखिरी, क्योंकि हमारा इंटरव्यू अब आखिरी मुकाम पे चल रहा है, कि आपके चाहने वाले, आपके जो आपको प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, उसमें बहुत भारी संख्या मुस्लिमों की है, हिंदुओं की है, वो आपके किसी अच्छे पद पे देखना चाहते हैं आपको, क्योंकि आपके परिवार में जनप्रतिनिधि कई लोग रहे हैं, तो वो आपको देखना चाहते हैं। तो क्या 27 में वो तैयारी देखने को मिलेगी आपकी तरफ से? देखिए, मैं तो मिशनरी आदमी हूँ। मैं कांशीराम साहब को फॉलो करता हूँ और आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद मेरे नेता हैं। मुझे कांशीराम का अक्स उनमें दिखाई देता है और एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं विगत 7-8 वर्षों से भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे पद की कोई लालसा नहीं, मुझे हैसियत की कोई लालसा नहीं। मैं इस मिशन पे चलता रहूं
और इस कौम के काम आ सकूं, दलितों के, वंचितों के, मुसलमानों के। आज जो मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नाम पूछकर अत्याचार कर रही है। मदरसे, मस्जिद बुलडोजर से ढहाए जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठकर असंवैधानिक बात करते हैं, संविधान को मानते ही नहीं। आरएसएस ने तो 56 साल 52 साल तक अपने हेड ऑफिस पे तिरंगा ही नहीं लहराया था। ये आपको जानकर शायद आश्चर्यचकित होगा कि बाबा साहब के जीते जी हिंदू महासभा ने बाबा साहब की जो है शव यात्रा निकाली थी, संविधान फूका था। तो ये लोग आज उसी तानाशाही से, उसी डंडे से सरकार को चला रहे हैं। और जुल्म जाति के दिन ज़्यादा नहीं होते क्योंकि तुमसे पहले जो यहाँ तख्ते नसी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना यकीन था। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। सरकारों का काम होता है लोगों के लिए समाज हित में काम करना, लोगों के लिए काम करना। एक बहुत बड़े तबके को जो इस मुल्क में है, जिसे अक़लियत, जिसे मुसलमान कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको काट करके इस देश की तरक्की के बारे में सोच नहीं सकती, क्योंकि देश तरक्की तभी करता है जब सभी वर्गों को साथ लेकर के चला जाता है। आप एक कम्युनिटी को, इतनी बड़ी कम्युनिटी को काट करके, उस पर जुल्म जाती करके, उस पर अत्याचार करके, उनके मजहब को टारगेट करके, मंदिर, उनके मस्जिद, खानगाहों, दरगाहों को ढा करके आप क्या दिखाना चाहते हैं इस मुल्क की मेजॉरिटी को कि हम मुसलमानों के नहीं, केवल आपके हैं। ये मुल्क बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान से चलेगा, आपकी तानाशाही से नहीं चलेगा। और एक दिन आएगा, बदलाव होगा। ये तो हमने घमंड कांग्रेस का भी देखा है। 50-60 साल कांग्रेस को भी ये लग रहा था राज करने के बाद तुम नहीं जाओगे, लेकिन वो भी गए, तो तुम भी जाओगे। जो लोगों के हित के लिए खड़ा रहेगा, लोगों के हित के लिए बोलेगा, काम करेगा, वही इस देश पे राज कर सकता है, वही जो है लोगों के दिलों पे राज कर सकता है। अच्छा, आखिरी में आप अपने चाहने वालों को, अपने लोगों को, अपने कैडर को आप कोई संदेश आप चैनल के माध्यम से हमारे देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क सभी का है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, बौद्ध का, जैन का, पारसी का, सबका है। ये एक बागिया की तरह है जिसमें सभी तरह के फूल खिलते हैं, और माली का काम है उन फूलों की रखवाली बराबर करना। वो ऐसा नहीं है कि बगिया में हर तरह के फूल खिले हैं तो वो एक क्वालिटी को छोड़ करके कुछ खास फूलों पर ध्यान दे। तो हमारे देश के राजा का काम होता है अपनी प्रजा का ध्यान रखना। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में उसी इत्तेहाद से रहें, मोहब्बत से रहें, जिससे मुल्क मजबूत बने, जिससे इस मुल्क की दीवारों को कोई हिला ना सके। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। मेरा यही कहना है कि आने वाला समय भारत के लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो।